जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? बहुत बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं इस वक्त भी। कल रात भी बमबारी होती रही, ईरान की तरफ से भी हुई, इसराइल की तरफ से भी हुई। ऐसा लगता है कि क़यामत की घड़ी है और हम, बल्कि पूरी दुनिया जो है क़यामत की तरफ बढ़ती चली जा रही है। एक बड़ा सवाल यह है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या ईरान लड़ेगा? और अगर ईरान लड़ेगा तो अरबों का क्या 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 बनेगा? और अगर ईरान अरबों को अपने साथ मिला के सिर्फ फोकस करता है इसराइल के ऊपर तो फिर इसराइल की सूरत हाल क्या होगी? अमेरिका क्या ईरान के डटने के बाद पीछे हट जाएगा? और अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता तो क्या सिनेरियो होगा? क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका की नाकामी उसकी जो वर्ल्ड पावर है उसके सामने सवालिया निशान बन जाएगी। और उसके बाद फिर अमेरिका, मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी और मुल्क के ऊपर अटैक कर सके या अपने आप को न्यूक्लियर पावर या बड़ी पावर या सुपर पावर कहला सके। तो ये जो एक सिनेरियो है ये भी बड़ा खौफनाक है। एक सुपर पावर जो है वो अपने ही वजन से टूट गई, खत्म हो गई या बदनाम हो गई, तो क्या ये जो अमेरिका ये बदनामी का तोक है अपने गले में डाल के चुप करके वापस चला जाएगा? और दूसरा, अगर वो वापस नहीं जाता और ये जंग शिद्दत अख्तियार कर जाती है तो फिर ईरान का नक्शा क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं जो इंसान के जहन में पैदा होते हैं। और ये जो इस्लामाबाद में आज से डायलाग स्टार्ट हो रहे हैं, इस डायलाग का क्या नतीजा निकलेगा? क्या ईरान की बैकिंग इस डायलाग को हासिल है या नहीं है? और क्या अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार है ईरान? और क्या अमेरिका भी ईरान के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार है या नहीं कर तैयार? और जो इसराइल के अंदर टूट फूट हो रही है, उस टूट फूट का क्या बनेगा? क्या इसराइल के अंदर से रिवोल्ट हो जाएगी? क्या नेतन्याहू फारग हो जाएगा? और ये जो नेतन्याहू के बारे में बीबी लीक्स निकली है सामने कि हमास को ये सपोर्ट कर रहा था और इसने फंडिंग की थी कतर के अंदर बैठ के, अब ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है, बिल्कुल जिसको कहते हैं पंजाबी में एक नया कट्टा खुल गया है। अब इसको कौन फांदेगा? बड़े सवाल है। और इन सवालों के जवाब जो है ना, एक ऐसा साहब ही, एक ऐसा शख्स ही दे सकता है जो इस वक्त तेहरान के अंदर हो या ईरानियों के बहुत ज़्यादा करीब हो और इस जंग को अपने सामने देख रहा हो, फील कर रहा हो। तो वही इन सारी चीज़ों के जवाब दे सकता है। तो हमने दोबारा जॉन हुसैन साहब को तकलीफ दी है, तेहरान में मौजूद है। और क्या खूबसूरत बोलते हैं और क्या ज़बरदस्त इनका मुशाहदा है। तो मैं जॉन साहब आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने हमें दोबारा टाइम दिया। सर, बड़ा आपका सिंपल सवाल है आपसे कि इन मुज़ाकरा से को आपको तवक्को है? सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और इट्स एन ऑनर फॉर मी। और आप जिस तरीके से बोलते हैं हम खुद भी इंस्पायर्ड हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, रियली एन ऑनर। देखिए, मुज़ाकरात की जहाँ तक बात करें, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ईरान की या नहीं है। ईरान ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि कल जो मीटिंग हो रही है इजिप्ट, तुर्की है, सऊदी अरब और पाकिस्तान की, उसके अंदर और 2 घंटे जो बात की है पज़ेश्कियान साहब ने, उसके अंदर ईरान की एक्सपेक्टेशन ये है कि इन मुल्कों को समझाया जाएगा कि ये अमेरिका को यहाँ से किसी तरीके से, ईरान की उम्मीद है कि बताया जाए कि बस अमेरिका का अब इस रीजन के अंदर बहुत हो गया जो होना था, और इनको यहाँ से किसी तरीके से आमादा किया जाए कि वो जाएं। और खबर, मतलब बहरहाल जो भी आए, हूती भी अब आ गए हैं साथ, तो इनको प्रेशर भी है कि हूती जो आ गए हैं, एंटर हो गए हैं मैदान के अंदर, उन्होंने अगर बाबल मंदब को चोक कर दिया या रेड सी को बंद कर दिया, तो जो तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले जाना बंद हुआ था, बाबल मंदब के थ्रू ऑल्टरनेटिव रूट है, उसको अगर बंद किया, पर्टिकुलरली सऊदी अरब के लिए और यूरोप के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। और हुती डायरेक्टली भी थ्रेटन कर सकते हैं सऊदीया को। तो उसको, थ्रेट को इंगेज करते हुए आई थिंक अरब ममालिक भी अब जैसे वो अमेरिका को यहाँ से खुदाफिज करने की और एक नया रीजनल सिक्योरिटी ब्लॉक बनाने की उम्मीद रखी हुई है ईरानियों ने, एटलीस्ट। कितना पॉसिबल है कितना नहीं है, ये तो बहुत सारी पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, बादशाही ख़ानदान है जिनका अमेरिका के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल रियलिटीज़ का डिसाइडिंग फैक्टर है कि अमेरिका क्या कर सकता है वहाँ पे। और दूसरा ये है कि किस तरीके से वो आगे जाएंगे, आई डोंट नो, बट ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी हम जीतने की पोजीशन में हैं, विनिंग पोजीशन में हैं। और हम जो है वो इसको अगर ख़त्म करेंगे तो तभी करेंगे जब कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कुछ कुछ बेसिस खाली करे अमेरिका, और फिर बाद में जो है वो कोई डायलॉग आगे बढ़ सकता है, आई थिंक। लेकिन उससे पहले, जब तक ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता, उससे पहले ईरानी किसी भी चीज़ को कुछ भी करने के मूड में नहीं है। लेकिन इसमें ना जॉन साहब दो तीन चीजें बनती है, ये यानी ईरान एक्सपेक्ट कर रहा है मेजर शिफ्टिंग का। तो मेजर शिफ्टिंग जो है ना, इस तरह पॉसिबल मेरा नहीं ख्याल क्या है कि अरब जो है उसके अंदर अमेरिकन घुसे हुए हैं, यूरोपियन घुसे हुए हैं और अचानक अरब ये कहेंगे आप अपना सामान उठाएं और यहाँ से चले जाएं। जो सरदस्त मुझे मुमकिन नहीं लगता। और जो अमेरिका ने अपनी प्रेजेंस बनाई है वो उसने 80 साल लगाए हैं। तो ऑल ऑफ सडन एक बटन दबाने से या चुटकी बजाने से वो प्रेजेंस भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे उनका बिजनेस इंटरेस्ट है, बिजनेस डील्स है उनके साथ। यहाँ पे अमेरिकन कंपनीज बैठी हुई हैं, तो अपना बिजनेस कैसे वाइंड अप करेगी वो? दूसरा, अगर फर्ज कर लें कि ये रेड सी भी बंद कर दिया जाता है, आबनाए हुर्मुज भी बंद कर दिया जाता है, तो जाहिर है जो तेल है उसका मेजर डंट पड़ेगा उसके ऊपर और बड़ा बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा। तो इस वक्त सिर्फ अमेरिका और इसराइल लड़ रहा है।
जब ये बड़ा क्राइसिस पैदा होगा तो अरब भी इनके साथ शामिल हो जाएंगे, और यूरोपियन और नेटोज भी इसके साथ शामिल हो जाएंगे, और बाकी दुनिया भी इनके साथ शामिल हो जाएगी। तो 80% दुनिया का प्रेशर जो है, क्या ईरान बर्दाश्त कर सकेगा उसके बाद? जावेद साहब, मेरा मानना ये है कि अमेरिका और इसराइल ही नहीं लड़ रहे। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि सऊदी अरब और ये जो दूसरे ममालिक हैं, बरादर ममालिक, ये साथ मिल के लड़ रहे हैं। और ये नज़र आ रहा है शुरू से, स्ट्रैटो टैंकर्स, F-35 रिफ्यूलर्स, और जो जितने भी एवैक सिस्टम्स हैं और रेडार सिस्टम्स हैं, नज़र आ रहा है कि इन मुल्कों ने शुरू से अमेरिका को सपोर्ट किया, बावजूद इसके कि वो बोलते रहे कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हेमार मिसिल्स भी गई रास अल खैमा के करीब से, और जो तरफ से आई, और सेंटकॉम के, आप अभी उठा के सेंटकॉम खोल के देख लें, पेज के ऊपर उन्होंने पोस्ट की हुई हैं पिक्चरें कि उनके जहाज़ जो हैं वो लैंड हो रहे हैं मिडल ईस्टर्न ममालिक के अंदर। ये अलग बात है कि वो खुल के, जिस तरीके से ट्रेडिशनली समझा जाता है कि खुल के सामने नहीं आया, उस तरीके से तो ईरान भी मैं कहूँगा खुल के नहीं आया, क्योंकि उसने अभी तक हुतीज़ ने बाबुल मंदब को चोक नहीं किया, और अरबों ने भी जो है वो कोई खुल के इस तरीके से इसलिए नहीं किया, क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशन है। उनको अच्छी तरीके से पता है कि अगर ऐसा किया तो बहुत बड़ी रेपिकशन के ऊपर हो सकती है। फिर इंटरनल खबरें जो भी हैं, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स की, वो कॉलें कर रहे हैं तो ट्रंप को, कह रहे हैं कि जी बिस्मिल्लाह करें, मारें। तो वो खबरें भी हमारे सामने हैं। और नज़र आ रहा है साफ साफ कि देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत मेहनत की अमेरिका ने, बहुत टाइम लगाया। लेकिन आप जावेद साहब, आप हिस्ट्री के अंदर बड़ा आपकी दकीक स्टडी है, आपने देखा है अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी देखा है, चंगेज़ खान को, हलाकू खान को, और उनकी जो गोल्डन होर्ड और जितनी भी उन्होंने सिस्टम्स बनाए हुए थे मंगोलों ने, उनको भी देखा है। तो टूटते हुए, रशिया ने भी अपने ऊपर बहुत मेहनत की थी, लेकिन USSR के टाइम पे जब उनको मेहनत इतनी थी तो टूटते हुए टाइम नहीं लगता। जर्मन पावर्स ने भी, जो हिटलर के टाइम पे आया था, थर्ड राइक आई थी, उसने भी बड़ी मेहनत की थी। लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, तो आप बेहतर जानते हैं। तो करेंगे क्या? अब ऑप्शंस क्या है इनके पास? ऑप्शन ये है कि चलें, अगर कबूल नहीं करते, लेट सपोज बेसिस को खाली करवाने के लिए, तो ईरान क्या, ईरान की जो मिसाइलें हैं और ड्रोन्स हैं, क्या उसको बर्दाश्त करने की कुवत है इनके अंदर? अगर है तो कब तक है? क्योंकि 4 थैड इंटरसेप्टर्स और उनकी जो रेडार हैं, उनको ख़त्म किया गया, एटलीस्ट इंटरसेप्टर्स को डैमेज किया होगा, और रेडार को जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म किया गया। साउथ कोरिया से सिस्टम्स मंगवाए हुए, ताइवान से सिस्टम्स मंगवाए गए। तो सवाल ये है कि क्या इनके अंदर बर्दाश्त की कुवत है? दूसरी चीज़ ये है कि अगर लेट सपोज नहीं करते, तो ये ऑलरेडी देखिए ना, अब इसके अंदर चॉइस बड़ी कम रह गई है। या तो ये पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ, और रशिया और चाइना के साथ आ जाए इस ब्लॉक में, या तो वो ईरान जो करता रहेगा अभी तक, जब तक कर सकता है, ये तो सवाल है बहरहाल। लेकिन उससे पहले ये सवाल है कि क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक जावेद साहब, इनके अंदर टॉलरेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, ये अभी रुके हुए हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत सारी इनकी जो बादशाहते हैं उनको अफेक्ट कर सकता है, उसका उसको तख्त पलट सकता है। लेकिन आगे जाके इनको फोर्स हो जाएंगे। और एक अरब मुल्क, मैं आपको बता दूं कि एक अरब मुल्क, पहले भी मैं कहता हुआ आया हूँ जो लोगों को, कि एक अरब मुल्क जो है वो टूटने वाला है। और इराक में आपने देखा कि उन्होंने इजाज़त दे दी है हर्ष शाबी को और रिटेलिएशन करने की, और खुल के सामने आ गए हैं। और अब एक और मुल्क, अरब मुल्क जो है वो टर्न होने वाला है। बातचीत तो आ रही है, स्टेटमेंट्स भी आ गए हैं, और लेकिन जो है वो खुल के अमेरिका को बोलने वाला है कि खुदा हाफिज। हम्म। यानी आप समझ रहे हैं, कतर की बात कर रहे हैं आप, लेकिन सर, कतर नाम तो मुझे मुझे नहीं लगता है पता, मैं मुश्किल तो है। अपने ख्याल से ही कह रहा हूँ, देखें वक्त ही बताएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक इशू जो है ना, बड़ा इशू ये है कि जो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान दरमियान में फंसा हुआ है। सऊदी अरब भी हमारा भाई है, हमारा हमसाया है। पाकिस्तान उसको साथ लेके चलना चाहता है, और उसको डिसीव नहीं करना चाहता, उससे अलग नहीं होना चाहता, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। सऊदी अरब जो है वो ज़ाहिर है हमारा सबका किबला और काबा भी है, और एक अकीदत का एक मरकज़ भी है। दूसरा, पाकिस्तान का उसके साथ एक एग्रीमेंट भी है, दफाई एग्रीमेंट भी है। और थर्डली ये है कि पूरा जो अरब मुल्क है ना जितने, उनके अंदर 60 से लेकर 70 लाख पाकिस्तानी है, और वो रेमिटेंस का सबसे बड़ा जरिया भी है। पाकिस्तान का खजाना, पाकिस्तान की जो इकानमी है, उन्हीं की बेस पे चल रही है। तो अब एक तो दिफाई मुआहदा नहीं तोड़ सकता पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ। अब अगर फर्ज करें ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो खड़ा नहीं होता, 70 लाख लोग जो है बेरोजगार होंगे, वो पाकिस्तान वापस आएंगे, रेमिटेंस का एक बहुत बड़ा जरिया ख़त्म हो जाएगा, एक मुआहदा टूट जाएगा, और उसके बाद ज़ाहिर है कभी ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकेंगे सऊदी अरब के साथ। तो पाकिस्तान जब उस साइड पे जाएगा, तो फिर ईरान को ज़ाहिर है सफ़र करना पड़ेगा। तो क्या ईरान इसके लिए तैयार है, पाकिस्तान की कुर्बानी दे सकता है? देखिए, पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा, वो तो सवाल आपका बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर जब इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, फिर मुआहदे के बाद अफगानिस्तान के साथ तो जो जंग हुई, सऊदी अरब ने तो साथ नहीं दिया। और कहा जाता है कि मुआहदा तब उस वक्त के लिए जब इसराइल या अमेरिका ये अटैक मुआहदा करें, बाद में क्योंकि हुआ था वैसे, उस अटैक के बाद हुआ था मुआहदा। अच्छा, ओके, लेकिन जारी चल रही है ना जंग उस मायदे के बाद भी, तो लेट सपोज के चलें, ठीक है, आपकी बात ठीक है। लेकिन अगर होता भी है तो इसके अंदर जावेद साहब, एक एग्जांपल दी जाती है इसराइल की तरफ से। मेरी एक क्लासमेट थी कनाडा में,
वो इजरायली थी। वो कहती थी कि देखो, जब मैं आर्ग्यूमेंट यूज़ करता था कि फ़लस्तीन बिल्कुल राइट है और इसराइल को जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसने जो आर्ग्यूमेंट दिया वो क्या दिया कि देखें, पूरी दुनिया का सिस्टम जो है वो इसराइल की टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है। आपके कंप्यूटर की चिप्स, एचपी, आपका क्लाउड सिस्टम्स, आपके जो इनफैक्ट फ़लस्तीनी जो कमाते हैं उनकी जो रोज़गार है वो पूरी इसराइल के ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर इसराइल ख़त्म होता है तो इनकी जितनी भी रोज़गार है बेचारे फ़लस्तीनियों की, वो वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाएगी। तो हमें कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को कंपैरेबल बना के देखना पड़ेगा कि ज़्यादा फायदा कहाँ है। पाकिस्तान के ऊपर नो डाउट रेमिटेंसेज आती हैं, नो डाउट काफ़ी लोग एम्प्लॉयड हैं। इस्लाम का आर्गुमेंट तो मैं यूज़ ही नहीं करूंगा, क्योंकि अब हमारी आवाम भी समझ गई है कि कोई इस्लाम का, कोई मक्का मदीना का इसमें कोई चक्कर नहीं है। बादशाह बचाने के लिए अपने जो रखा हुआ है इन्होंने, उसमें कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम का। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान से देखें ना, जब ये ख़त्म होगा तो लॉन्ग टर्म में तेल भी पाकिस्तान सस्ता खरीद सकता है ईरान से। जो लेबर जाएगी वो अपने आप को नई प्रोडक्शन के अंदर जो है या नई चीज़ों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करेगी। पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली इंस्टेड ऑफ टेकिंग मनी, मतलब रेमिटेंस लेने के बजाय, हम अपने सिस्टम को इतना डेवलप कर लेंगे, क्योंकि एक रीजनल ब्लॉक बनेगा, कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी रेमिटेंसेस की और हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अभी नेशनल रिसोर्सेज पाकिस्तान की जिस तरीके से यूएई एयरपोर्ट्स और पोर्ट और फॉर एग्जांपल हमारी दूसरी जो चीज़ें हैं जो आपको बेहतर पता है, जिस तरीके से अभी चल रहा है अमेरिका की वजह से, ये ज़्यादा बड़ा थ्रेट है। और इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की तरक्की, मेरी नज़र में, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी की तरक्की में बड़ी रुकावट अमेरिका और उसका इन्फ्लुएंस है। और यही दोस्त ममालिक जो इतना महंगा तेल दे रहे हैं और गैस पाइपलाइन नहीं बनने दे रहे और तेल नहीं खरीदने दे रहे, आई थिंक वो है। तो बिल्कुल वक्ती तौर पे नुकसान शायद हो सकता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट है उसको देखें, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। पाकिस्तान एक रीजनल सुपर पावर की तौर पे अभी भी है, और हमने आएगा जब एक बड़ा ब्लॉक बन जाएगा तुर्किया, सऊदी अरब, ईरान और रशिया और चाइना, इन सारे मुल्कों का। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये न्यूक्लियर के ऊपर हमला हुआ है और ताबकारी भी निकली है ईरान के अंदर, और ईरान ने खुद तस्लीम किया है, तो क्या सूरत हाल क्या है वहां पे? देखें, ईरान ने आईएईए को इन्फॉर्म किया है जावेद साहब कि जो हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट है खुंदाब के अंदर, उसके ऊपर हिट जो हुआ, उसके अंदर रेडिएशन का क्या एलिमेंट है मैं आपको बता देता हूँ। असल में तो अराक वाटर प्लांट के ऊपर रेडिएशन का मसला नहीं था। असल मसला रेडिएशन का था खुजिस्तान स्टील प्रोडक्शन प्लांट के ऊपर। खुजिस्तान स्टील प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर सील्ड CO2 CO60 और CS137 रेडियो एक्टिव यूज होती हैं सोर्सेज गाउजिंग के लिए। और इसके ऊपर जब हमला हुआ है तो रेडिएशन लीक उस तरीके की ट्रेडिशनल जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ना, बूशेहर का जैसे है, तो उस तरीके की रेडिएशन, एक तो उसके अंदर आइसोटोप्स का भी फर्क होता है, उसके मैकेनिक्स किस तरीके से काम करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल उस तरीके की रेडिएशन लीक नहीं है जिस तरीके की रेडिएशन लीक शर्नोबिल में या दूसरी जगहों पे देखी जाती है। क्योंकि ट्रेडिशनली जो खुजिस्तान की फैसिलिटी है उसके अंदर जो न्यूक्लियर यूज हो रहा था, वो भी ट्रेडिशनली जो है वो एक छोटी मिकदार में और आइसोटोप्स में जो है वो यूज हो रहा था। तो उसके अंदर रेडिएशन लीक बहरहाल हुई हो तो हुई हो, लेकिन इसके उसका इसका कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो कोई डैमेज क्रिएट कर सके। और ये जो बोशर है, ये जाहिर है ये है ना उस पे, खलीजे फारस पे है, बिल्कुल करीब है उसके, समंदर के। यस, बुशहर अलग है, खुजिस्तान अलग है। खुजिस्तान इस्फान प्रोविंस में है। तो बुशहर के ऊपर अगर ठीक। टारगेट होता है, जो कि आई डोंट थिंक, देखें रशियन, बुशहर के पावर प्लांट के ऊपर रशियन भी काम कर रहे हैं और इतना आसान नहीं है। बुशहर के ऊपर तीसरा प्रोजेक्टाइल हिट हुआ है, लेकिन उनको पता है अच्छी तरीके से कि क्योंकि रशियन भी वहां पे हैं तो एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा बुशहर के ऊपर हिट करने से। तो आई डोंट थिंक कि उसके ऊपर करेंगे, अगर करते हैं तो बहुत बड़ा और फॉल आउट। बोशेर जो है वो आपका ख्याल ये है कि सेफ है, क्योंकि बोशेर के अंदर से भी ये इतला आई थी कि वहां से भी ताबकारी निकली है, लेकिन यस, वो नहीं बुशहर रेडियस के, जो है ना उसके अंदर ही है, अंदर ही। मैं कंफर्म कर दूं यहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं, और मैंने पूछा भी है वहाँ लोकल म्यूनिसिपैलिटी से भी पूछा है, वहाँ पे रेडिएशन लीक्स बुशहर के अंदर नहीं हुई है। बुशहर का प्लांट इनफैक्ट फंक्शनिंग है, अभी भी चल रहा है, वो रुका भी नहीं था। उसके ऊपर जो प्रोजेक्टाइल हिट हुआ था वो फैसिलिटी के, मेन फैसिलिटी के ऊपर नहीं हुआ था, और दो बाउंड्रीज के अंदर हुआ था, लेकिन मेन फैसिलिटी के ऊपर नहीं हुआ था। ठीक। और ये फरमाइएगा सर, ये जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हुई है ईरानी प्रेसिडेंट से, और बड़ी लंबी बात हुई है, तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बाहर हुई है क्या? ईरानी सोच रहे हैं? देखिए, जो मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर बात हुई है कि एक तो शायद ईरान को आमादा करने की कोशिश की है, यार आप भी आ जाओ, बात कर लो। मुझे लगता है, ये मेरा अपना ख्याल है, शायद हम्म। ईरानी इस चीज़ पे राज़ी नहीं हुए हैं। और जो 2 घंटे की बात हुई है उसके अंदर जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से इन्फ्लुएंस, ये एम्फेसिस दिया जा रहा है कि भाई अगर आप बात कर रहे हैं तो अरब ममालिक को समझाएं ये बात, ये जो बात है लॉन्ग टर्म वाली, और सारे फैसले इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं होते। अगर मुल्कों को इकोनॉमिक के ऊपर ही फैसले करें तो सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान और इसराइल दोस्त बन जाएं, क्योंकि हमारे पर से जो एड है वो भी बेहतरीन आएगी, हम जो है वो बड़े बेहतरीन मुल्क बन जाएंगे, हमारे रिलेशन बड़े अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कुछ प्रिंसिपल स्टांस जो है वो मुल्कों को लेने होते हैं। तो ये आई थिंक इन्फ्लुएंस
ऑडियंस जो है वो एक थोड़ा सा बनाने की कोशिश है कि किसी तरीके से मुल्क रियलाइजेशन करें, और पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन में है कि रियलाइजेशन क्रिएट करवा सकता है दूसरे अरब ममालिक को। क्योंकि तुर्की के अंदर जो भी आपको पता ही है, फर्स्ट कंट्री टू रिकग्नाइज इसराइल, और इसराइल के साथ उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी पहले था, और अब क्या सिचुएशन है बहरहाल मुझे नहीं पता। और इजिप्ट फॉर एग्जांपल, जो इजिप्ट की गाजा की ब्लॉकेड के अंदर जो हेल्प रही और जो भी सिलसिला रहा, उनकी जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है, तो आई थिंक यहाँ से, और सऊदी अरब पर्टिकुलरली, सऊदी अरब का बहुत बड़ा सवाल सवाल है इसके ऊपर कि सऊदी अरब किस सिमत जाता है। तो आई थिंक उसके ऊपर कहीं ना कहीं एम्फेसिस दिया जाएगा कि एटलीस्ट ईरान की तरफ से कहीं ना कहीं ये रिक्वेस्ट है कि बताया जाए कि भाई आप इनको प्लीज़ समझाएं कि ये यहाँ से खुदाफिज करें। आई थिंक सो। बहरहाल दूसरी चीज़ों पे भी ज़ाहिर है डिस्कशन होगी, और ये सारी चीज़ें अमेरिका के हवाले से अगर थर्ड पार्टी नेगोशिएशन की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तभी अश्योर हो पाएंगी जब कोई प्रैक्टिकल स्टेप, जैसे कि फॉर एग्जांपल 50% एटलीस्ट बेसिस ख़त्म करने की शुरुआत करे अमेरिका, या फॉर एग्जांपल दूसरी चीज़ें हों, तो आगे जाके जो है वो बात हो सकती है। वरना उससे पहले ईरान का मौक़िफ़ ये है कि और वो अमेरिका और ये से बात ये करें। बताइएगा, वाकई पाकिस्तान ने अब्बास अरागची साहब के बारे में कहा था कि आप उनको भेज दें ताकि यहाँ पे जो वज़रा खारजा की मीटिंग हो रही है उसके अंदर वो शरीक हो सके। देखिए, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, ना ही डिनाई कर सकता हूँ। बेहतर है अगर किसी ऑफिशियल से पूछा जाए। तो मेरे मेरे ख्याल और में। वैसे जी। वैसे ये खबर है वहां पे ईरान में। जी, आई थिंक बात तो हुई है कि मैंने सुना है कि हो सकता है कि भेजा, मतलब एक हो कि ईरान भी शिरकत करे इन टॉक्स के अंदर। लेकिन मुझे मुझे किसी ऑफिशियल से ये चीज़ जो है वो पता नहीं चली, बस खबरें। और ईरान ने इनकार कर दिया, आपका ख्याल ये है? जी, मेरा ख्याल ये है कि ईरान ने इनकार कर दिया, क्योंकि ईरान को इस वक्त जो ट्रस्ट की ज़रूरत है, वो भरोसा जो है ईरान को फील नहीं हो रहा कि अमेरिका की तरफ से कोई भी चीज़ हो सकती है। और अरब ममालिक ने पहले भी कहा था कि हम हमला नहीं करेंगे, हम सपोर्ट नहीं करेंगे यूएस को, लेकिन लगातार जो है वो हमले हुए भी। अब तो खुल के कैट इज़ आउट ऑफ द बैग वाली पोजीशन है। अब तो खुल के सामने नज़र आ रहा है कि वो जंग में सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल ईरान का जो है वो इस वक्त कॉन्फिडेंस बिल्कुल कम है। और ये फरमाइएगा, कोई मुज़ाकरात की कामयाबी के चांसेस है, कोई नजर आ रहे हैं आपको? क्योंकि 15 शायद अमेरिका से है, 6 शायद जो है ईरान से है। कोई इन बिटवीन दा कोई मामला सेटल हो सकता है? जावेद साहब, मज़ाकरात तब होते हैं जब ट्रस्ट हो, जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। और जो हमले रिपीटेडली अमेरिका ने किए मुज़ाकरात के दौरान, जबकि ईरान अग्री भी कर चुका था अकॉर्डिंग टू ओमान, काफ़ी सारी डिमांड्स मीट कर ली थी, तो जो हमले हुए उसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं कि कोई भी निगोसिएशन या कोई भी सीज फायर ईरान कर सकता है उस चीज़ से पहले जो प्रैक्टिकली नज़र आए कि वो परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जा रही हो। तो देखें, पहले अब इस काम को करने के लिए बहुत, आई थिंक अमेरिका ने जो आयतुल्ला खामनाई को शहीद किया है उसके बाद तो इनके अंदर जो जो सेंटिमेंट है मेरे ख्याल में बहुत ख़तरनाक है। और इनका जो अपने भी जो इनके ऑफिशियल्स हैं वो भी, अगर कोई बैक एंड पे कोई निगोशिएट करने की कोशिश करे या मीडिएट करने की कोशिश करे विदाउट एनी प्रैक्टिकल स्टेप्स, तो उसको खुद भी अपना खतरा रहता है कि भाई आवाम मेरे साथ जो है वो क्या रिएक्शन देगी। तो आई थिंक जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसके अंदर अमेरिका जब तक कोई मुस्बत स्टेप नहीं उठाता तब तक कोई निगोसिएशन जो है वो नहीं हो सकती, और निगोसिएशन मेरे ख्याल में होंगी भी नहीं। ये मामला मेरे ख्याल में नवंबर तक चलेगा, और मेरे ख्याल में नवंबर में ही इस मामले का इख्तिताम होगा। नवंबर तक क्यों चलेगा? ये अमेरिकन इलेक्शंस की वजह से? सर, अमेरिकन इलेक्शंस, यस, अमेरिकन इलेक्शंस भी हैं, और देखें अभी मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि कोई ना कोई बड़ा इकदाम अमेरिका उठाएगा, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड करेगा। फिर यहाँ से जो लाशें हैं वो जाएंगी अमेरिका, और जब लाशें अमेरिका जाएंगी तो ऑलरेडी जो प्रेशर अमेरिका के अंदर है, जो कैंडेस ओवंस, टकर कार्लसन, निक फुएंटेस जो राइट पे बैठे हुए हैं, और लेफ्ट पे मैक्स ब्लूमेंथॉल, चैंक और ये अलेक्जेंडर और जितने भी लोग हैं, आई थिंक वो इसराइल फर्स्ट का नोशन जब आवाम देखेगी कि इसराइल के कहने पे हमारे फौजी जो हैं अमेरिका के अंदर मारे गए हैं, जब अमेरिकन देखेंगे ये चीज़, तो ऑलरेडी जो आइस के प्रोटेस्ट थे और फ़लस्तीन के साथ जो हो रहा था, जो सेंटिमेंट है, वो पाइल अप होकर आई थिंक एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचेगा जहां पे अमेरिका के अंदर सिस्टम का चेंज हमें नजर आएगा। और आई थिंक ईरानी जो नई क़यादत, जब वहां पे अमेरिका के अंदर नई क़यादत अगर आई, तो ईरानी जो है वो उनके साथ निगोशिएट करके आई थिंक उसके उनके साथ जो है वो सीज फायर कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल रीडिंग है। ठीक। अच्छा, ये फरमाइए कि इस वक्त हमले हो रहे हैं, तेहरान की क्या सूरत है और तेहरान क्या कर रहा है इसराइल के साथ और अमेरिकन के साथ? जी, बम गिर रहे हैं ईरान के अंदर अभी भी, तेहरान के अंदर अभी भी मुझे आवाज़ें आ रही थी, एटलीस्ट एयर एयर इंटरसेप्टर्स जो हैं उनकी तो आवाज़ें आ रही हैं। अब बहरहाल हमलों की कोशिश तो चल रही है। और अगर मैं बताऊं कि क्या किया है, तो जावेद साहब आपको तो पता ही है कि कितनी ख़तरनाक, जो कहते हैं ना ईरान की स्टॉक पाइल ख़त्म हो गया मिसाइल्स का, और जो कहते हैं कि ईरान जो है वो नहीं कर पा रहा हमले, सबसे बड़ा हमला दोबारा ईरान ने किया है। एक वेव के अंदर, 33 वेव के अंदर, सात सात सब वेव्स थी, सात लहरें थी। पहली लहर के अंदर नेगिव के अंदर, अरावा के अंदर, रेड सी के अंदर, अश्कलोन के अंदर हिट किया गया। सेकंड वेव के अंदर बीर शिवा के अंदर, और 125 मुकामात थे जहां पे सायरन्स बजे। अब जाहिर सी बात है, ये तो नहीं बोल सकते कि 125 पे लगे, लेकिन वहां पे सायरन्स बजे और शेल्टर के अंदर लोग फिर गए।
एक मिलियन 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो शेल्टर में गए हैं सदर्न इसराइल के अंदर, 10,96,000। उसके बाद तीसरी लहर के अंदर दोबारा नेगेव के अंदर, जुडेया के अंदर, सेंट्रल इसराइल के अंदर, जेरूशलम और तेल अवीव के अंदर, हाइफा के अंदर, नबलूस के अंदर, मोदीन के ऊपर, अशदोद के ऊपर, रमत गान के ऊपर, गुजदान के ऊपर, ये सारे हमले चले। और साथ ही साथ मैं बता दूं हिजबुल्ला भी काम कर रही है, और हिजबुल्ला के 84 ऑपरेशंस जो हैं वो हुए हैं पिछले 24 घंटे में, और 18 मिरकावा टैंक्स को भी डिस्ट्रॉय किया गया है। और उसके साथ साथ हिजबुल्ला ने जो हमले किए, 10 लोकेशन जो डिस्ट्रॉय किए और बेसिस को अटैक किया, वो अलग था। चौथी वेव के अंदर गाजा एनवेलोप के अंदर, जिकिम के अंदर जो इसराइल का बफर जोन उन्होंने बनाया हुआ है, उसके पीछे जो पोजीशन है उसके ऊपर हमला किया गया। एरिस के अंदर, सिजरॉत के अंदर, मेफालिसिम के अंदर, नीराम के अंदर, नीरिम के अंदर, बीरी, मतलब बहुत सारे शहर है, मैं नाम लूंगा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ना सिर्फ इसराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं, ज़्यादा हमले इसराइल के ऊपर होते हैं, बाय द वे, ये आई थिंक मिसकंसेप्शन होता है कि इसराइल के ऊपर कम हमले हो रहे हैं। बाद में पांचवी लहर के अंदर दोबारा नेगेव के अंदर, दिमोना के ऊपर, और 11 लाख लोग जो हैं वो शेल्टर में देखे गए। बीच शिवा के अंदर दोबारा हमला हुआ। छठी लहर के अंदर, अब ये सब वेव्स हैं, ये एक ही वेव के अंदर सब वेव्स चल तो रही हैं। छठी एक ही दिन में सात एक ही एक ही लेयर्स। वेव में दूसरी वेव 34th भी आई जावेद साहब, उसके बाद एक और वेव जी। आई, तो ये वेव्स का जो है ना वो नजर आ रहा है। अब ये तो हम्म। छोड़ दें, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये छोड़ देते हैं। अब देखते हैं मिडल ईस्ट के अंदर इन्होंने क्या किया। मिडल ईस्ट के अंदर इन्होंने एरबील के अंदर 4 मकामात पे हिट्स, इंटरसेप्शन नहीं, हिट्स, 4 मकामात पे हिट्स, कल रात तक की खबर बता रहा हूँ। जॉर्डन के अंदर 5 मकामात पे, बहरीन के अंदर जो बैपको रिफाइनरी है और जो बेसेस हैं उनके ऊपर, और सैटेलाइट इमेजरी अगर चाहिए तो मैं शेयर भी कर दूँ, व्हाट्सएप चैनल में मैं लगाता रहता हूँ, तो वो देख सकते हैं आप। और यूट्यूब पे भी मैंने अभी लाइव जो किया था उसके अंदर मैंने दिखाया था। सऊदी अरब के अंदर जो हमले हुए हैं बहुत शिद्दत के साथ हुए हैं, और कहा यह जा रहा है पासदान इंकलाब की तरफ से कि 500 के करीब यूएस सोल्जर्स या तो इंतकाल हो गए हैं, या तो मर गए हैं, या तो वो जो है वो इंजर हो गए हैं। और दुबई के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे होटल्स के ऊपर भी हिट किया गया, और उनके जो बेसिस हैं दोबारा उनके ऊपर हिट किया गया। बहरीन के अंदर जुफार बेस के ऊपर भी हमला किया गया। और आगे जाके जो 6 इनकी एलसी जो जो कैरियर्स हैं यूएस के, जो छोटे जो ट्रूप्स को लेके जाते हैं, जो फौजियों को लेके जाते हैं, उनमें से 6 को डैमेज किया, और 3 तो कंप्लीटली कंप्लीटली सिंक हो चुके हैं, वो संक हो चुके हैं। अमेरिकन एलसीयूज, लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी कहा जाता है इसको। इसको कदर 380 के साथ हमला किया गया इसके थ्रू। और मतलब दीगर भी मुकामात हैं, बहुत सारी तस्वीरें भी हैं, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये तस्वीरें जो हैं आपके सामने ये देख सकते हैं आप। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको भेज भी दूंगा। लेकिन बहरहाल बहुत बुरा हमला ईरान ने किया है, और बिल्कुल ईरान के जो जो है वो अभी रुक नहीं रहा। अभी भी चल रहा है हमला। और यमनी जो है वो अलग से यमनी जो है वो आ गए हैं इस गेम के अंदर। तो यमनियों ने, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अमेरिकन पायलट टाइलर गेरेस जो है, जिसने जिसने फर्स्ट फर्स्ट स्ट्राइक की थी मीनाब के अंदर, कहा जाता है, उसको जो है अल खारिज मिलिट्री बेस रियाद के अंदर मार दिया गया ईरानी मिसाइल्स के थ्रू। ठीक। ठीक। वो बाकायदा उसको टारगेट करके। यस। आवाज आ रही है आपको? जी 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 और जी, उसको ये मैंने उसको दिखाई। उसको टारगेट यस किया गया। यस ठीक है। यस। ठीक ठीक हो गया। और उसको बाकायदा इंफॉर्मेशन थी फिर इनके पास, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी कि इस जगह पे है वो। मेरे ख्याल में जी इंटेलिजेंस होगी, या शायद इत्तेफाक है, लेकिन नज़र तो ऐसा ही आ रहा है कि टारगेट किया गया है। ठीक हो गया। अच्छा ये फरमाइएगा सर, ये जो मुज़ाकरात अगर नाकाम होते हैं तो उसके बाद जाहिर है फिर सारी फोर्सेस मिल के हमला करेंगी ईरान के ऊपर, तो क्या ईरान ने तैयारी की हुई है? उसको अंदाज़ा है कि अरब आएंगे, फिर नेटो आएगी, फिर यूरोपियन यूनियन आएगी, फिर अमेरिकन आएंगे, और फिर इसराइल जो उसके हमलों में भी इजाफा हो जाएगा अचानक, और सारी फोर्सेस अगर मिल के हमला करती है हर तरफ से ईरान के ऊपर, तो क्या ईरान तैयार है? जावेद साहब, तैयारी की अगर बात करें, देखिए इस जंग के लिए तो वो जब से ईरान की खलकत हुई है, और स्पेशली जब से ईरान का इनकलाब आया है, तब से शैतान बुजुर्ग और छोटे शैतान की ये तैयारी कर रहे हैं इनकी इनकी नज़र में, कि इनको जंग लड़नी है, बड़ी जंग लड़नी है, इस्लाम की बड़ी जंग लड़नी है। ये आइडिया यहाँ पाया जाता है। लोग भले डिसएग्री करें, एग्री करें, लेकिन फिलॉसफी जो है आईआरजीसी की वो ये फिलॉसफी है। और आवाम के अंदर जो है जो जो नो डाउट अपोजिशन ग्रुप्स भी हैं, लेकिन जो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी में जो नज़र आती है फलसफा, वो यही नज़र आता है। और देखें, अगर हमला होता भी है, पहले तो हमला होने के चांसेस मुझे लगता है कि हूतियों की वजह से, अरब ममालिक तो मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर इतना स्टैमिना है कि वो खुद आ सकें। पाकिस्तान को बहरहाल वो कोशिश कर सकते हैं कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व करें और पाकिस्तान को लाया जाए इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। नेटो की अगर बात करें, और पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि आएगा। पाकिस्तान के लिए बड़ा थ्रेट ये है कि भले पेट्रोल 300 रुपये और बढ़ जाए वक्ती तौर पर, लेकिन इससे बड़ा मसला होगा कि बराबर में इसराइल आके बैठ जाए, तो पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता ये काम हम्म। करेगा। उसके अलावा जो आपका जो जो दूसरे ममालिक हैं, नेटो है, अब इन्होंने कोशिश की थी। इन्होंने कोशिश कब की थी? शुरू में केयर स्टारमर जब बेसिस देने की बात कर रहा था, तो आपने देखा कि साइप्रस के अंदर हमला हुआ इनके बेस के ऊपर।
और फ्रांस से जब बात चल रही थी भेजने की और फ्रांस ने अग्रीमेंट शो की इनिशियली, तो फ्रांस का जो बेस है इराक के अंदर उसके ऊपर हमला हुआ, जिसमें इनका डेप्यूटी चीफ भी जो है वो मारा गया। नेटो की इन्वॉल्वमेंट जिस हद तक अभी नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि वो अपने आप को एंगेज नहीं करना चाहते, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद स्पेसिफिकली जो यूरोपियन यूनियन का जो पूरा जो इकोनॉमिक यूनियन बना हुआ है वो टूटने के खदशे में है। और ऑलरेडी यूरोपियन ममालिक के अंदर आयरलैंड है, स्पेन है, जिनकी जिनकी रेजिस्टेंस है, जो नहीं, जो बिल्कुल खिलाफ हैं इस चीज़ के। और जो दूसरे ममालिक हैं, फॉर एग्जांपल फ्रांस है, जर्मनी है, वो उनके पास पावर इतनी है कि वो अपने सॉवरेन इंटरेस्ट को भी किसी हद तक अमेरिका के प्रेशर से रेजिस्ट करवा सकते हैं, किसी हद तक। लेकिन बात आपकी सही है कि अगर नहज तक पहुंची बात, तो अमेरिका बदमाशी के थ्रू इनको बिल्कुल नेटो और इन सबको बिल्कुल बुली करके ला सकता है इसके अंदर। लेकिन अगर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं और फौजी भी आ रहे हैं और इसराइल और अमेरिका आ गए हैं, तो और भी लोग आ जाएं तो आई थिंक नुकसान बढ़ेगा ही। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं वो सिर्फ लैंड ट्रूप्स की मैस देखें। मैं पहले के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, खुरम शहर के अंदर, खुरमाबाद के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं, जो स्टॉक पाइल्स हैं और जो लॉन्चर्स हैं, जिस तरीके से बने हुए हैं उसको ख़त्म करने के लिए इनको, और जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर का जो बहाना करते हैं उसको भी लेने के लिए इनको ऑन ग्राउंड एक मैसिव इन्वेजन करनी पड़ेगी। और ऑन ग्राउंड मैसिव इन्वेजन पे जब चीज़ें अब जब एयर के थ्रू नहीं कर पा रहे, तो ऑन ग्राउंड मुझे नहीं लगता कि ऑन ग्राउंड में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। जावेद साहब, अर्तिश और सिपा को मिला के 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं, और बसीज जो हैं हम्म। उसकी तादाद मतलब इट इज़ मतलब बिल्कुल हर ईरानी को कंस्क्रिप्शन की जाती है, वो उसको ट्रेनिंग दी जाती है हर ईरानी को 2 साल की। तो अब देखें अगर ग्राउंड पे आते हैं तो बहुत ही खतरनाक, आई थिंक ये रिस्क रिस्क लेना बहुत बड़ा होगा किसी के लिए भी कि वो ये काम करे। बहरहाल मंतक नहीं है इस जंग के अंदर, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है, तो ये एंड तक ले जाने के लिए ये ट्राई भी करेंगे। एंड हो सकता है कि कोई इन्वॉल्व हो ना हो, बहरहाल लेकिन नज़र यही आता है हम्म। कि स्ट्रेटेजिक अहदाफ मीट करना इतना आसान नहीं है ईरान के अंदर। और ये फरमाइएगा सर, ये जो तंगसरी साहब हैं वो उनकी शहादत के बाद कहते हैं कि बैरिया जो है उसका कोई वाली वारस नहीं है और हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, और को डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार क्लेम कर रहे हैं कि 98% हमने बैरिया को ख़त्म कर दिया, सिर्फ 2% रह गए, उनके ऑफिस रह गए। तो ये तंगसरी साहब की जो शहादत है उसके बाद नेवी की क्या सूरत हाल है? देखें, आयतुल्ला खामनाई के बाद अगर कोई शहीद, आयतुल्ला खामनाई को जब शहीद कर दिया, और पहले भी कासिम सुलेमानी को जब टारगेट किया, और उससे पहले भी जब लीडरान 12 दिन की जंग में जब इनके लीडरान गए, और ईरान इराक की जंग में भी पूरी कैबिनेट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, हफ्ते तीर बॉम्बिंग और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बॉम्बिंग में लीडरान से आई थिंक जावेद साहब यहाँ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जो लेयर्ड सिस्टम है इनका, जो 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 प्रोटोकॉल है इनका, उसके हिसाब से रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी इस तरीके की है कि कोई भी अगर लीडर आता है, और नए लीडर हमें नज़र आया हमेशा कि जब जब एक लीडर जाता है और नया लीडर आता है, तो वो और ज़्यादा सख्त, और ज़्यादा इफेक्टिव, और ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो जवाबी कार्रवाइयाँ करता है यहाँ ईरान के अंदर। अली लड़जानी के बाद अभी जो बाकर साहब आए हैं, उनका भी हमें पता है कि वो ज़्यादा जो है वो, लड़जानी तो फिर भी इस्लाह पसंद थे, ये तो डायरेक्टली कमांडर रह चुके हैं, डिप्टी चीफ रह चुके हैं आईआरजीसी के। तो लीडरशिप से आई डोंट थिंक, जावेद साहब वो कह रहे हैं 98%, जबकि ऐसा नहीं है। वो तो डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कहता रहता है ना, वो तो उसने पहले शुरू से कहा हुआ है कि हम जीत गए हैं, मुझे आयतुल्ला बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे नेवी खत्म हो गई है। रियलिटीज ऑन ग्राउंड अनफॉर्चुनेटली मीट नहीं करती हैं। अगर ऐसा हुआ होता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका होता, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि ऐसा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों से फर्क पड़ता है। इनका बड़ा लेयर्ड, बड़ा इफेक्टिव सिस्टम है, जिसके अंदर इस्लामिक आइडियोलॉजी के जो फलसफियाना टूल हैं जो दिए हुए हैं इन्होंने हर बंदे को, वो इतनी शिद्दत के साथ हैं कि कोई भी बंदा मोज़ेक फॉर्मेशन के अंदर सरवाइव कर सकता है अपने अपने रिसोर्सेज के अंदर, 31 प्रोविंसेस के अंदर। तो आई डोंट थिंक इससे कोई फर्क पड़ेगा, नेवी भले ये बोलते रहें, लेकिन वक्त ग्राउंड पे जो है वो सिचुएशन चेंज होती हुई नजर नहीं आ रही। ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि ये जो 10 जहाज तोहफे में दिए ईरान ने अमेरिका को, हम्म। उसकी क्या हैसियत है और क्यों तोहफा दिया गया? सर, मैंने तो कंफर्म किया है, कोई तोहफा, कोई ईरान की तरफ से तोहफा नहीं दिया गया। और ये जो बातें फैला रहे हैं ये इंडिया और अफगानिस्तान से बैठ के अकाउंट्स के पाकिस्तान, अब देखिए ना जावेद साहब, बड़ी बड़ी अफसोस की बात है कि ट्रम्प को तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसने जो है बोला कि पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे टैंकर्स के ऊपर। मतलब ट्रम्प का क्या कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जो है वो तेल दिया है आगे। मतलब ये तो बड़ी गलत बात है, लड़ाई करवाने वाली बात है कि आप जो है वो ईरान और पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक लड़ाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। टैंकर दिए भी होते तो डायरेक्टली भेज देता भाई, कोई मसला थोड़ी है उस पर। हम्म। और दूसरी हम्म। बात यह है कि कोई टैंकर नहीं दिए हैं। उनके भी ओसेंट ओसेंट ने भी कबूल कबूल ओसेंट की जो रिपोर्ट्स हैं, जो ट्रैक OSINT की जो ट्रैकिंग होती है, उससे भी नजर आया कि कोई टैंकर नहीं गए।
जो ब्लूमबर्ग है उसने भी, आई थिंक ब्लूमबर्ग ने किया है या न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है, बहरहाल उन्होंने भी कह दिया कि कोई जो है वो टैंकर वैंकर नहीं गए। तो ये झूठी खबरें, ट्रम्प जो है वो कभी भी कुछ भी बोलता रहता है। इसके अंदर कोई सच्चाई अगर होती तो हमें नजर आ रहा होता कुछ ना कुछ, लेकिन कोई सच्चाई इसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और ईरान तो ऑलरेडी, जो भी ईरान को चले, ईरान की बात ना भी माने तो कोई उनकी भी बात, उनके अपने अंदर, मुल्क के अंदर भी उसको झूठा बोलते हैं और कोई बात नहीं मानता ऐसी। ठीक हो गया जॉन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।